says वेक्टर एंड स्केलर। तो देखना फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और एक को क्या बोलते हो, स्केलर क्वांटिटी। वैसे एक और क्वांटिटी है जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में या आईआईटी और मेडिकल के भी सिलेबस तक में केवल वेक्टर और स्केलर है। टेंसर क्वांटिटी हम लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो तुम्हारे लेवल तक अगर कोई भी पूछता है कि कितने तरह के क्वांटिटी हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने हैं, तो तुम्हें बस दो ही बताने हैं, या तो वेक्टर्स होंगे या स्केलर क्वांटिटीज़ होंगे, है ना। उसका जस्ट छोटा सा पार्ट तुम लोग एटलीस्ट डेफिनेशन तो जानते ही होगी। स्केलर क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। स्केलर वैसे क्वांटिटी को बोलते हो जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसे बोलेंगे, वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होंगे। सो द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर होने के लिए एक और कंडीशन है, तो हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन यहीं पे लिखवा दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो टर्म्स हैं वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे इसको। तो पहले इसका एक एक डेफिनेशन लिख लो दोनों का। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखना पहले, लिखो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is known as scalar. The physical quantity which has only magnitude is known as scalar. And magnitude word कहने का मतलब क्या है ना, नंबर से। जैसे मान लो हम 5 मीटर बोलते हैं, so this 5 is the magnitude. 10 kg बोल रहे हो तो यहाँ जो ये 10 है, that number is represented by the magnitude part. So magnitude का मतलब ये नंबर है। स्केलर्स के कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एंड जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे हम टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सारे क्वांटिटी क्या है तुम्हारे, स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ कभी ये नहीं बोलेंगे कि इसके साथ डायरेक्शन इतना है। जैसे हम बोलते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg, है ना। सो यहाँ पे केवल नंबर्स बोलते हो, डायरेक्शन इसके साथ असाइन नहीं करते। सो इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। फिर वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखना। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ये पॉइंट इसको लिख लोगे, है ना। जहाँ पे स्केलर का डेफिनेशन लिखे हो उसके नीचे एग्जाम्पल में ये लिखो, देन राइट द हेडिंग वेक्टर एंड उसके डेफिनेशन को लिखो। अब अंश आवाज तो आ रही है ना, दिक्कत तो नहीं है उसमें? चलो स्टेटमेंट लिखना, वेक्टर लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी which has both the physical quantities which has both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, and follow the law of vector addition, and follow the law of vector addition is known as vector quantity, and follow the law of vector addition is known as vector quantity. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी के लिए चूंकि अभी ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं तो बस तुम अभी इससे मतलब रखो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है जिसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो देखो, इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो इसका एग्जाम्पल पहले देखो एक दो।
जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, फोर्स एंड इट इज एक्स्ट्रा। सो ये जितने भी हम टर्म्स लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब नंबर के साथ साथ इसके डायरेक्शंस को भी बताने होंगे। जैसे मान लो हम कहते हैं इस पार्टिकल पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम केवल ये बोल देंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। हमें क्या बोलना होगा, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी बताना होगा। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सपोज इस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है, तो हम लोग बोलेंगे 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। या ऐसे बोलेंगे कोई कार 30 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलें, 30 किलोमीटर पर आवर, मैग्नीट्यूड भी बताएं और नॉर्थ की ओर जा रहा है यानी डायरेक्शन भी बता दिए। तो नंबर्स के साथ साथ अगर डायरेक्शन दोनों कंबाइन करके तुम बताते हो, then that type of quantities are known as vector quantity, और केवल अगर नंबर बोलते हो then that are known as scalar quantity, है ना। तो इस दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इसके साथ मुझे डायरेक्शन को बताना होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट, हम बोलेंगे कोई पार्टिकल नॉर्थ की तरफ 20 मीटर मूव किया, तो ये क्या चीज बता रहा है, 20 मीटर इज मैग्नीट्यूड और नॉर्थ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। कहीं पे डाउट है इतने में? वंस यस सर, समझ में आया? यस सर, है ना। चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे वेक्टर एंड स्केलर के हैं। नेक्स्ट देखो, वेक्टर को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो से इसलिए क्योंकि डायरेक्शन जब भी मुझे दिखाना होता है तो हम लोग एरो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा घर इस टर्निंग से मान लो लेफ्ट साइड है और मुझे किसी को डायरेक्शन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड एरो ड्रॉ करेंगे कि टर्न लेफ्ट साइड। राइट साइड जाना है तो राइट साइड एरो ड्रॉ करते हो, स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट एरो ड्रॉ करते हो। सो एरो इज यूज्ड फॉर द डायरेक्शन, इसलिए हम लोग इस वेक्टर को भी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो नीचे स्टेटमेंट लिखना, vectors are represented by an arrow. Vectors are represented by an arrow. For example, देखो, मान लो हम ये कोई एरो ड्रॉ किए, so this is A and this is B. इस एरो में इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, tail of the vector. So this is the tail of this arrow. And this is known as the head of the vector. So tail and head, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, this is vector AB. वेक्टर AB लिखोगे और सिंबल के फॉर्म में हम लोग AB के ऊपर एरो ड्रॉ करेंगे। So जब भी मुझे वेक्टर AB लिखना होगा तो वी राइट AB एंड उसके ऊपर एरो ड्रॉ करोगे। इसमें इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में ये जो पहला वाला अल्फाबेट है A, that is always the tail. सो पहला वाला अल्फाबेट तुम्हारा टेल कहलाएगा, और जो दूसरा वाला अल्फाबेट है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। सो कहीं पे मान लो हम तुमसे बोले कि CD वेक्टर ड्रॉ करो, CD वेक्टर ड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर CD वेक्टर को तुम रिप्रेजेंट करोगे तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस एरो में कौन सा पॉइंट टेल एंड कौन सा पॉइंट हेड होना है, तो जो C है दैट विल बी योर टेल एंड द D विल बी योर हेड। अगर हम तुमसे बोले इसी में BA वेक्टर ड्रॉ करके बताओ, ये AB वेक्टर ऐसे ड्रॉ किए, तुमसे बोले BA वेक्टर ड्रॉ करो, तो BA वेक्टर जब ड्रॉ करोगे किसी भी डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करते हैं, मान लो मैं ऐसे ड्रॉ किए, तो B वाला जो पॉइंट है दिस विल बी द टेल एंड A जो पॉइंट है दैट विल बी योर हेड, और इसको बोलोगे BA वेक्टर। सो BA, B इज द टेल, A इज द हेड, और ये दो पॉइंट दिखा है और उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द नोटेशन यूज्ड फॉर द वेक्टर्स। सो इसको नोट करो जल्दी। यस सर, ठीक है। देखो, अब वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या हुआ ना, एंड पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की तरफ एरो ड्रॉ करके दिखाते हो, लेकिन मान लो तुमसे बोले कि वेलोसिटी वेक्टर,
एक्सेलरेशन वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करो तो जनरली v को हम लोग ऐसे, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, इंग्लिश के अल्फाबेट ले लो और उसके ऊपर एरो ड्रॉ करो। जैसे हम बोलते हैं वेक्टर a, तो वेक्टर a कहने का मतलब क्या हुआ, a के ऊपर एरो, ये मीनिंग हुआ। अब इसमें हम हेड एंड टेल नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे सिंपल बोले कि कोई एरो है जिसको हम लोग a वेक्टर बोल रहे हैं, तो इस केस में ऐसे एरो ड्रॉ किया एंड दिस इज योर वेक्टर a, और इसमें हम ये टेल और हेड का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, है ना। सिंपल बोले कि ये एक एरो है जिसको a वेक्टर बोल रहे हो। सिमिलरली जैसे मान लो कहीं पे b वेक्टर लिखना है तो b के ऊपर एरो ड्रॉ कर लोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे b वेक्टर। सो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो ड्रॉ कर लो, दैट विल बिकम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरो और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तीन तरह का सिंबल्स तुम्हें जनरली मिलेगा वेक्टर के नोटेशन में। पहला जो नोटेशन है किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो से, जो हम यहाँ पे बताएं। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है तुम ए को या किसी भी अल्फाबेट को ऐसे डार्क करके दिखाओगे, लेकिन ऐसे लिखने में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये नोटेशन तुम्हें बुक्स में मिलेंगे, हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस वाले पार्ट का ज्यादा यूज करेंगे। थर्ड वन इज ए एंड इसके ऊपर ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हो। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर के लिए नोटेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर। ए के ऊपर कैप, जैसे हम बी के ऊपर कैप लिखे तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कैप इज यूज्ड फॉर यूनिट वेक्टर एंड नॉर्मल किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग ए के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर होता क्या है अभी टाइप्स में आगे बताएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वेक्टर्स को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। और उसके बाद वेक्टर्स के पास दो क्वांटिटी थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी हम लोग एक सिंबल बनाएंगे और डायरेक्शन के लिए भी एक सिंबल बनाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट लिखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सिंबल। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का क्या मतलब होगा या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे वो बताते हैं। सो देखो, अगर कोई वेक्टर है, लेट दिस इज योर ए वेक्टर, और तुमसे पूछे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस वर्ड का मतलब है लेंथ ऑफ एरो। इस एरो का लेंथ जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा। अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का छोटा है तो उसको छोटे एरो से, मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो बड़े एरो से रिप्रेजेंट करोगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मतलब है लेंथ ऑफ एरो। सो एरो का लेंथ काउंट करेंगे एंड इस वर्ड का काफी मीनिंग है, हम अभी आगे बताते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर थ्रो कर रहे हैं। सो ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किए और शुरू में जब फेंकोगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। 20 मान लो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। मान लो 20 से मूव करते हुए कुछ टाइम के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद फिर ये रुकेगा भी। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में बड़ा एरो दिखाएंगे। फिर जैसे ही ये ऊपर गया इस पॉइंट पे आके हम एरो का लेंथ छोटा कर देंगे, तो तुम्हें ये रफ आइडिया पता चल जाएगा कि ऊपर जाने से वेलोसिटी जो है वो कम हो रहा है। और ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी और कम हुआ तो और छोटा एरो, मैक्सिमम हाइट पे जाओगे तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई। इन द सिमिलर वे अब ये पार्टिकल अगर नीचे जाना शुरू किया तो जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर से क्या होगा, इसकी स्पीड फिर से बढ़नी शुरू होगी। सो शुरू में स्पीड की वैल्यू 0, फिर नीचे आए तो स्पीड और बढ़ा तो बड़ा एरो और बड़ा एरो, और इस तरह से एरो के लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा बिना कुछ बोले हुए कि जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। सो मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब सिंपल नंबर था। सो अगर बड़ा नंबर है तो बड़े एरो से, छोटा नंबर है तो छोटे एरो से। सिंबल के फॉर्म में इसका मतलब तो लेंथ हुआ, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सिंबल में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एंड दोनों साइड ऐसे मॉडुलस यूज करते हैं। सो ऐसे मॉड साइड लगा दो और इसका मतलब है इस एरो का लेंथ। और शॉर्ट में हम लोग बार बार ऐसे नहीं सिंपल ए लिखा करेंगे, आगे से केवल ए लिख रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब हम इसको ए लिख रहे हैं, और ए के ऊपर एरो ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वेक्टर। कहीं पे हम मान लो बी लिख रहे हैं इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी के ऊपर एरो ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब वेक्टर बी। सो ये सिंबल क्लियर हुआ।
अंश क्लियर है? यस सर। चलो इसको नोट करना, जल्दी Yes, से sir. नोट करो, जल्दी नोट करो। तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आप मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? लेंथ। अब हम लोग डायरेक्शन का मीनिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर तुमसे डायरेक्शन वर्ड का सिंपल सा मीनिंग पूछे तो डायरेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज का हम अगर डायरेक्शन बता रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम उस चीज को आसानी से फाइंड कर सको। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, कि एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज का अगर तुम फाइंड कर ले रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। सो मान लो हम लोग डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। लेकिन डायरेक्शंस के लिए हम लोग एंगल भी यूज करते हैं, और आगे जनरली हम लोग एंगल का ही यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे बोले कि ये एक्स एक्सिस है और कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे मूव करता हुआ यहां गया और इस पॉइंट पे रेस्ट में है, तो तुमसे अगर हम ये इंफॉर्मेशन दे दें कि तुम एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री वाले लाइन पे मूव करो, तो तुम इस पार्टिकल को आसानी से फाइंड कर लोगे। तो तुम जब इस लाइन से एक्स के साथ 30 डिग्री पे चलना शुरू करोगे, तो ये इस पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। सो फॉर डायरेक्शन वी विल यूज एंगल। So, हम लोग डायरेक्शन वर्ड का मतलब क्या समझेंगे? डायरेक्शन मीन्स फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल। हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शन बता देंगे। अब ये थीटा किसी लाइन के साथ हो सकता है जो तुम्हें दिया होगा, जैसे कह दिया कि ये ए बी लाइन तुम्हें गिवन है, तो अब तुम क्या करोगे? किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन बताना है तो इस ए बी लाइन के साथ बोलोगे कि कोई वेलोसिटी, मान लो कि पार्टिकल चल रहा था, वो ए बी लाइन के साथ 60 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, तो तुम उस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दिए, है ना, कि ए बी लाइन के साथ 60 डिग्री पे जाओ, ये एग्जैक्ट डायरेक्शन बता रहा है उस वेलोसिटी का या उस वेक्टर क्वांटिटी का। तो डायरेक्शन वर्ड का मतलब है एंगल फाइंड करना, एंड दूसरा मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब है लेंथ को फाइंड करना। सो ये दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए वेक्टर्स का। तब हम वेक्टर्स का जो टर्म्स था, वेक्टर्स में जो टर्म यूज होते, उनके सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हम लोग वेक्टर्स के टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो ध्यान देना, वेक्टर्स के कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसको तुम नेम से ही बता सकते हो, अच्छा ये होगा इसका डेफिनेशन। जैसे मान लो नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ? नल मींस जीरो। सो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। हम लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, दैट मींस दैट वेक्टर इज योर नल वेक्टर। और मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब हुआ लेंथ जीरो होना, सो दैट इंप्लाइज ए पॉइंट के पास कोई लेंथ नहीं है। So null vector is a point and null vector का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 के इक्वल। सेकेंड, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट कहने का मतलब क्या होगा? 1। सो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। सो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1 यूनिटी, then that vector is known as unit vector। अब यूनिट वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सपोज तुम्हारे पास बोले कि ये कोई जनरल वेक्टर है और इसका जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर। इस वेक्टर का लेंथ 5 मीटर है। तुम्हें बोले कि इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो ये यूनिट वेक्टर के लिए लेंथ तुम्हें 1 बनाना है, जबकि इसका लेंथ 5 गिवन है। तो हम करेंगे क्या? 5 डिवाइडेड बाई 5 कर लो। 5/5 कितना हो गया? 1। अगर इस वेक्टर का लेंथ 20 है, तुमसे बोले कि इसको यूनिट में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? 20 से डिवाइड कर लो, 20/20 इट कम्स आउट 1। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कर क्या रहे हैं? यूनिट वेक्टर का ये डेफिनेशन बना, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैग्नीट्यूड 5 था तो 5 से डिवाइड किए, 10 था तो 10 से डिवाइड किए। तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का सिंबल बताओ क्या होता है? जैसे अभी बताया था, यूनिट वेक्टर के लिए ए और उसके ऊपर जनरली कैप लिखते हैं। सो दिस इज योर
यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू, वेक्टर को जनरली मान लो हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस वन, मैग्नीट्यूड पार्ट को हम लोग ऐसे मॉडुलस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस पार्ट, एंड इसको हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो देखो क्या आता है. A vector equals to magnitude of A vector multiplied by A cap. मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो या केवल अगर A लिखेंगे then we have A vector equals to A into the A cap. देखने में ये तीनों A है बट तीनों के मीनिंग अलग हैं. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को. ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को. तो ध्यान देना, जब भी मुझे कोई वेक्टर लिखना होगा तो उस वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर विल गिव यू द वेक्टर. इस फॉर्मूले का भी आगे यूज करते हैं हम, पहले इसको नोट करो. इतने में डाउट है? वंस क्लियर है तुम्हें? यस सर. चलो नोट करो, इसको जल्दी नोट करो. अब देखो, सबसे पहले हम लोग 10th क्लास तक में एक्सिस पढ़े थे. बताना एक्सिस कितने होते हैं? मैथ्स में पढ़े हो? एक्सिस कितने होते हैं? सर 3. कौन कौन सी? X, Y and Z. एक्स वाई एंड जेड. वैसे हम लोग 10th क्लास तक में शायद दो एक्सिस पढ़े थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट एक्सिस 3 होते हैं और दो एक्सिस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे. दिस इज योर एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश. एंड यहाँ पे अगर पूछे कि एक्सिस, तीसरा एक्सिस का किस डायरेक्शन में है, तो तीसरा एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ऐसे तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं. और इसको दिखाने के लिए अपने बोर्ड पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, है तो 3D, तो तुम इसको किसी भी रूम के कॉर्नर से समझ सकते हो. जैसे मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर का इस कॉर्नर को ध्यान से देखना, ये एक लाइन, इस साइड ये दूसरा लाइन और इस डायरेक्शन में ये तीसरा लाइन है. सो ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये टॉप लाइन. सो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, जिसे तुम अपने रूम के कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो अगर किसी रूम के कॉर्नर को देखोगे तो इस लाइन को अगर हम एक्स एक्सिस बोले, ये वाला लाइन तुम्हारा वाई एक्सिस है, देन दिस इज योर जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर जेड एक्सिस. तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री. सो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एट 90 डिग्री. ये लाइन और ये लाइन भी आपस में 90 डिग्री पे होने हैं. एंड सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी आपस में 90, सो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So these three lines are perpendicular. इसको तुम रूम के कॉर्नर्स पे देखो, कॉर्नर्स पे जो तीन लाइन है 1 2 3, एक x, दूसरा y और तीसरा क्या होगा? z एक्सिस, हाइट. इस वाले डायग्राम में जो z एक्सिस है वो z एक्सिस बाहर की ओर है ना. तो अभी हम ये दिखाते हैं. देखो, x के along x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं i कैप. ये एज्यूम कर लिया गया यूनिट वेक्टर along x axis is i cap. जैसे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को माने थे, they are 7. उसी तरह से x, y और z एक्सिस के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. तो x एक्सिस के along का यूनिट वेक्टर i cap, y एक्सिस के along का जो यूनिट वेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं j cap और z एक्सिस के along का जो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हो k cap. तो ये यहाँ पे अगर दिखाओगे तो ये डायरेक्शन x के along है, so this is i cap. ये y के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर अगर ड्रॉ करोगे यूनिट लेंथ का, तो ये तुम्हारा j कैप कहलाएगा. और z एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग k कैप बोलते हैं. सो ये एज्यूम किया गया x के लॉन्ग, y के लॉन्ग एंड z के लॉन्ग. ये प्लस x एक्सिस है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस x, क्योंकि ये नेगेटिव x के लॉन्ग है. तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इसको बोलेंगे माइनस i कैप. ये प्लस y एक्सिस तो प्लस j, इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इसको बोलोगे माइनस j कैप. ठीक है. तो इसी तरह से i कैप, j कैप एंड द k कैप. सो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूनिट वेक्टर along x axis is i cap. So x के along का यूनिट वेक्टर i कैप मानते हैं. नेक्स्ट देखो, यूनिट वेक्टर along y axis is j cap.
and unit vector along z axis is k cap. So these are the unit vector along x, y and z axis. ठीक है, अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इज 1. तीनों यूनिट वेक्टर है इसलिए तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आएगा बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर्स. सो इसको जल्दी से नोट करो. अब हम ये वेक्टर इस फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहे हैं. अब मान लो एग्जांपल बताते हैं कि वेक्टर्स कैसे लिखोगे. सपोज यू हैव x एक्सिस एंड ये y एक्सिस है एंड दिस पॉइंट इज O और एक पॉइंट हम A यहाँ पे लेते हैं एंड तुमसे कहा ये वाला जो लेंथ है OA लेंथ जो है वो 5 मीटर है. तो इस एरो को रिप्रेजेंट करो कि ये कितना होगा. अब ध्यान देना, अगर तुम्हें वेक्टर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, तुम केवल ये बताओ इस एरो को लिखना सीख जाओ अभी. ठीक है, तो अगर तुमसे बोले कि इस OA एरो को यानी इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, तो दिस OA वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए बताओ, मैग्नीट्यूड यानी इस एरो का लेंथ और ये एरो किस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर. तो ये A मैग्नीट्यूड बताता, सो इसका लेंथ है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये लेंथ कितना गिवन है 5, सो वी राइट हियर 5. ये किस डायरेक्शन में है बोलो, दिस इज अलोंग x एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप. तो ये जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे i कैप. सो 5 i कैप इज OA वेक्टर. सिमिलरली अगर मान लो ये पॉइंट B है और ये डिस्टेंस 4 मीटर और तुमसे पूछते कि बताओ OB वेक्टर क्या होगा, दिस OB वेक्टर. तो OB वेक्टर को लिखने के लिए फिर क्या चाहिए, इसका लेंथ और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. लेंथ इज 4, सो इस मैग्नीट्यूड के जगह पे 4 लिखेंगे और ये y एक्सिस के अलोंग है, सो y एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर j कैप. सो दिस इज 4j कैप. इन द सिमिलर वे सपोज दिस पॉइंट इज C और ये डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर और तुमसे पूछे कि OC वेक्टर बताओ क्या होगा, दिस OC वेक्टर. तो OC का जो लेंथ है वो 3 है ना, और लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड के जगह पे 3 लिखे. बट इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, प्लस x के अलोंग का यूनिट वेक्टर i कैप, माइनस x के अलोंग का यूनिट वेक्टर कितना है माइनस i कैप. तो वी राइट हियर दिस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, इन प्लेस ऑफ यूनिट वेक्टर दिस इज माइनस i कैप. सो इसको तुम फर्दर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे दिस कम्स आउट माइनस 3 टाइम्स द i कैप. सो OC वेक्टर इज माइनस 3 i कैप. आगे समझ में? यस सर. चलो अंश तुम मुझे इसका बताओ ये वेक्टर क्या लिखेंगे. सो लेट दिस पॉइंट इज D, दिस एरो इज ऑफ लेंथ 6 मीटर. व्हाट इज योर OD वेक्टर? minus 6j cap. Good. Length is 6 and direction is along minus x axis, so sorry minus y axis, so we write minus j cap. So it comes out minus 6 times the j cap. So this is the way to write vector quantity. ठीक है, तो अब हम लोग दो वेक्टर को समझ गए कि नल वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है नेक्स्ट इज थर्ड टाइप. चलो पहले हम ये बता देते हैं, दिस इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, वैसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं बट डायरेक्शन क्या होते हैं अपोजिट. इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, है ना. सो मान लो तुम्हारे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेना. लिखो डेफिनेशन. इफ टू वेक्टर्स हैव same magnitude if two vectors have same magnitude but opposite direction, same magnitude but opposite direction, then
they are same magnitude but opposite direction, then they are negative vectors of each other. Then they are negative vectors of each other. ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिए. यस सर. देखो, अब तुम्हारे पास ये कोई वेक्टर है, मान लो इसको हम लोग ए वेक्टर बोल रहे हैं. अब मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है. तो नेगेटिव वेक्टर्स के लिए क्या बताए हैं, नेगेटिव वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इसका मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ. सो ये लेंथ जितना है उतने ही बड़े लेंथ को हम लोग एक एरो ड्रॉ करेंगे, और इसका लेंथ सेम, और डायरेक्शन क्या होगा इसके अपोजिट. सो इसका डायरेक्शन अगर इस साइड है, देन वी राइट दिस वेक्टर एज -a कैप. सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों के लेंथ सेम होंगे, बट जो डायरेक्शन है दोनों के क्या है, वो अपोजिट है ना. तो ध्यान से देखना. सो अगर तुमसे बोले कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ एंड -a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दोनों ही इक्वल होंगे. a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड -a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना है, और इसको हम लोग जो है a सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा. ये नहीं कि -a का मैग्नीट्यूड -a लिख दोगे. दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज आल्सो a. मैग्नीट्यूड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता. सो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग निगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं. और इसी कारण से x एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर तुम i कैप बोले, तो -x के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या बोले, -i कैप, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनके डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट. एक इस साइड है एक इस साइड है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है. सो दे आर, ये i तो ये -i लिखे थे. सो नाउ वी नो द नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट लिखो फोर्थ वन, इक्वल वेक्टर्स. अब वेक्टर्स के पास दो चीज था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स. लिख लो, चलो एक एक लाइन में लिखवा दे रहे हैं. लिखो, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. या इफ टू वेक्टर्स हैव, if two vectors have same magnitude and same direction, then they are equal vectors. Then they are equal vectors. डेफिनेशन आगे समझ में, ठीक है. यस सर. चलो नेक्स्ट फिफ्थ वन, अनइक्वल वेक्टर्स. देखो अनइक्वल वेक्टर्स किसे बोलोगे. सो अगर किसी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग रहे या उनके डायरेक्शंस अलग हो या दोनों ही अलग हो जाए, तो वो एक दूसरे के वो दो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स. ध्यान से देखना जो हम पॉइंट बोल रहे हैं. मान लो कोई पार्टिकल पहले x एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जा रहा था और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. आगे जाने के बाद ये टर्न किया यहाँ से, और टर्न होने के बाद इसी डायरेक्शन में मतलब 90 डिग्री से टर्न करके इधर जा रहा है, और अगेन द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. बताओ ये वेक्टर चेंज हुआ या नहीं हुआ. क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है. यस सर. पहले कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जा रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में जाने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से. क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं या अनइक्वल हैं. बोलो सर. अनइक्वल क्यों. Sir, because the direction has changed, but the magnitude is same. मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो इसलिए ये दोनों ही वेक्टर्स क्या है, डिफरेंट अनइक्वल वेक्टर्स हैं. और एक चीज हमेशा याद रखना, आगे हम लोग काफी यूज करेंगे इसको,
जब भी कोई पार्टिकल कर्व में मूव करे, है ना, तो कर्व वाला मोशन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल कर्व में मूव करेगा इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ मुझे डायरेक्शन भी बताना है। मान लो हम पूछे कि इस वेलोसिटी वेक्टर को बताओ, तो हम लोग बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस या 10 आई कैप, इसको बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड और ये y के अलोंग है तो मैग्नीट्यूड 10, इसके अकॉर्डिंग 10 और j कैप ऐसे लिखोगे, तो डायरेक्शन बदल रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल कर्व में मूव करेगा उसके डायरेक्शन में हमेशा चेंज आएंगे, और डायरेक्शन में चेंज आएगा दैट मींस वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरिएबल। स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, जैसे स्पीड यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो स्पीड इज सेम। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्पीड इज कांस्टेंट इस एग्जांपल में, बट अगर तुमसे पूछे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी बताओगे और डायरेक्शन भी बताएंगे। तो मैग्नीट्यूड 10 हुआ और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 है बट डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन बदल गया, सो दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज कर गया, इट इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। कर्व वाले पाथ में वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, है ना। सो एक स्टेटमेंट लिख लेना, इतना लिखने के बाद नीचे लिखो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, on a curve path, then velocity will always variable, then velocity will be always variable, velocity will be always variable, so that particle is always accelerated, so that particle, अभी मीनिंग बता रहे हैं इसका, so that particle is always accelerated, particle is always accelerated। लिख लिया स्टेटमेंट। अंश यस सर। नोट कर लिए ना? यस सर। देखो तो इस पार्टिकल को हम लोग, और ऑलवेज एक्सेलरेटेड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, देखो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखे थे, ये हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुके हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन है, ये नहीं कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन। तुम्हें एक्सेलरेशन के लिए स्पीड नहीं देखना है, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 तो स्पीड में चेंज हुआ ही नहीं, तो बोलोगे कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये गलत है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कि यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10, 10 माइनस 10 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कुछ और है, ये वेलोसिटी कुछ और है डायरेक्शन वाइज, इसलिए ये भी एक्सेलरेटेड है। यहाँ पे पूछेंगे कि कर्व में मूव कर रहे थे, सो कर्व में मूव करने से क्या हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, यानी वेलोसिटी बदला, इसलिए ये पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। तो ये लाइन याद रखना, अगर कोई चीज कर्व में मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन 100% होगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होंगे। अब जैसे आओ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे मूव करता गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो दैट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। चाहे तुम्हारा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, एटलीस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पढ़े होगे कि अगर सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट होती है तो वो यूनिफॉर्म है। अब स्पीड कांस्टेंट होती है इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसमें वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की बदल रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, तो बस हम इतना पॉइंट बता रहे थे कि अनइक्वल वेक्टर्स, बाकी हम और ज्यादा अंदर अभी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे हैं। अनइक्वल वेक्टर्स का मतलब हुआ या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए। और एक लास्ट लाइन ये याद रखना कि कर्व में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। सो नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। अब देखो कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे, जैसे तुमसे बोले
कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसे बोलोगे? एंड कोप्लेनर का मतलब हुआ एक ही प्लेन के वेक्टर्स, है ना। सो मान लो ये अगर बोर्ड है और इसमें हम एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ए एंड बी इसी बोर्ड पे हैं, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर। लेकिन मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे और तुम्हारा सी वेक्टर ऐसे हो जाता, तीसरा वेक्टर बाहर निकला हुआ है, इस प्लेन से बाहर है, तो अब इस केस में ये और ये कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। सो कोप्लेनर वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? एक ही प्लेन के वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाते हैं। तो हम लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहे हैं इसको। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या है? एक ही लाइन में, अगर वेक्टर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग है देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे ये लाइन है, इस पे एक वेक्टर ऐसे कह लो, दूसरा वेक्टर ऐसे कह लो, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, एंड बोथ आर अलोंग द सेम लाइन, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहां तक के मीनिंग आगे समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखना एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। वेक्टर्स में एंगल निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास दो लाइन है, सपोज लाइन बोल रहे, वेक्टर नहीं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और तुमसे पूछे लाइन 1 कह लो, दिस इज लाइन 2 कह लो, और तुमसे पूछे कि बताओ इस दोनों लाइन के बीच कितना एंगल है। सपोज दिस एंगल इज 160 डिग्री कह लो, और ये एंगल कितना होगा? 200। टोटल एंगल इज 360 एट दिस पॉइंट। तो इस लाइन 1 एंड लाइन 2 के बीच तुम अगर आंसर बोलते हो कि सर इस दोनों लाइन के बीच का एंगल 160 है, तब भी तुम्हारा आंसर सही है। दूसरा मान लो कहता है कि सर इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 200 डिग्री है, ये भी आंसर सही है। लेकिन वेक्टर्स के बीच जब तुम एंगल निकालते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर कंडीशन है, ऐसे नहीं देख करके सिंपल एंगल बोलेंगे। वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए पहले प्रॉपर कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स के या तो हम टेल को मिलाते हैं या दोनों वेक्टर्स के हेड को मिलाओगे, और उसके बाद उस दोनों लाइन के बीच जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज नोन एज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो पहले ध्यान से देखो, हम समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट देखो। सपोज ये ए वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है दिस इज योर बी वेक्टर। अब तुमसे कहा इस दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करो। तो एंगल निकालने का मीनिंग हम क्या बताएं? इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल, दीज आर द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स, ये दोनों टेल मिलने चाहिए। तो अभी तो नहीं मिल रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं? यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट को हम एक पॉइंट कंसीडर किए और इस पॉइंट पे इसके टेल को उठा के ले आओ। तो ये जितने लेंथ का है उतने लेंथ का यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो रफली, यानी कि स्केल से। ये जितने लेंथ का उतने लेंथ का लाइन ड्रॉ किया और जिस साइड एरो है उस साइड एरो ड्रॉ करो। देन इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया क्योंकि लेंथ इक्वल है और एरो एक डायरेक्शन में है, सो डायरेक्शन भी सेम हो गया। सो दे आर इक्वल वेक्टर, सो दिस इज योर ए वेक्टर। ये ए है तो ये भी ए वेक्टर है। बी वेक्टर का टेल यहाँ था, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लो। सो बी वेक्टर का टेल यहाँ पे आया और ये जितने लेंथ का है और जिस एंगल पे उसी एंगल पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे दिस विल बिकम द बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर का टेल भी यहाँ आ गया, ए वेक्टर का भी टेल यहाँ पे आ गया। अब दोनों के टेल मिल रहे हैं, तो ये मिलाने के बाद अभी भी दो एंगल बना, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल बाहर वाला, लेकिन जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये छोटा वाला एंगल जो है, दिस इज द एंगल। सो दिस एंगल थीटा is the angle between A vector and B vector. So theta is angle between A vector and B vector. So A और B के बीच का जो एंगल है वो थीटा कहलाएगा। ये वाला एंगल अगर आंसर दोगे तो ये गलत होगा। स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो चलो पहले एंगल बिटवीन वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखो, फिर ये लिख लेना। अगर लिख चुके हो तो उसके नीचे डेफिनेशन लिख लो। लिखो डेफिनेशन लिखना। टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स वी विल मीट
we will meet, M-E-E-T, we will meet either tails of vectors, we will meet either tails of vectors, we will meet either tails of vectors or heads of vectors. We will meet either tails of vectors or heads of vectors. Or heads of vectors. ठीक है, लिख लिया इतना? Yes, sir. है ना, heads of vectors. We will meet either tails of vectors or heads of vectors. Then a smaller angle between them. Then a smaller angle between them. A smaller angle between them will give angle between vectors. A smaller angle between them will give angle between vectors. Will give angle between vectors. अब ध्यान दो, हम एक अब ये नोट कर लेना, हम एक क्वेश्चन जस्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दो। सपोज तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर A and another vector is B and this angle is given 120 degree. तुमसे कहा find angle between A vector and B vector. So find the angle between A vector and B vector. Try करना, नोट करने के बाद what is the answer? Sir, what's written over there? Find theta. हाँ, theta means angle. Find angle between A and B. A vector and B vector के बीच angle बताओ. देखो, ध्यान दो, सबसे पहला तो ये देख करके अगर तुम 120 आंसर बोलोगे तो गलत है, क्योंकि ये नहीं कि दो लाइन के बीच एंगल तुम कुछ भी बोल दो। वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए मुझे इस दोनों वेक्टर का टिल मिलाना है। सो इस वाले वेक्टर का, ए वेक्टर का जो टिल है वो यहाँ है, बी वाले वेक्टर का जो टिल है दैट टिल इज एट दिस पॉइंट। अभी दोनों के टिल नहीं मिल रहे हैं, सो अभी एंगल ढूंढ ही नहीं सकते। तो एंगल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, या तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले जाओ, या इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले जाओ, या दोनों को अलग जगह पे ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन इसी डायग्राम में आगे शिफ्ट करके बनाओगे तो तुम्हें रिलेशन आसानी से दिख जाएगा, इसलिए हम इसी डायग्राम में शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो मान लो इस ए वेक्टर को यहां से उठा के आगे ले गए, इस एरो को शिफ्ट कर दिए इस पॉइंट पे। सो दिस इज योर ए वेक्टर। अब ये एरो तुम्हारा यहाँ चला है, अब इस वेक्टर का टेल यहाँ पे मिल रहा है, इस बी का टेल यहाँ पे मिला। सो अब इस दोनों लाइन के बीच दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये बाहर का एंगल, ये वाला टोटल। लेकिन ये जो बाहर वाला एंगल है वो तो ग्रेटर एंगल हुआ है, स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये। सो दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना है 180 है ना। सो दिस थीटा प्लस 120, चलो सॉल्व कर दे रहे हैं। 120 प्लस थीटा इज 180, स्ट्रेट लाइन। सो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दिस कम्स आउट 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन A vector and B vector is 60 degree। ये स्टेटमेंट आगे समझ में? Yes, sir. चलो अंश तुम्हें से आया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हम आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, फिर कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?